किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। केंद्रीय दल ने लिया ओलावृष्टि से नुकसान का जायजा। उत्तर प्रदेश में होगा किसान फंड का गठन। कृषि विभाग के कार्मिकों को आपदा राहत में समन्वय का निर्देश। जायद अभियान 2015 की बन गई रणनीति। कामधेनु योजना के तहत राज्य में 92 डेयरियां क्रियाशील। गेहूं खरीद के लक्ष्य और खरीद समय में कटौती। कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर कृषि विभाग के 4 अधिकारी निलंबित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद का भ्रमण कर करवी और रामनगर विकास क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उनके साथ केंद्रीय कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम भी थी। टीम में केंद्रीय संयुक्त कृषि सचिव, केंद्रीय कृषि उत्पादन आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक शामिल थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषक हितों को सर्वोपरि बताते हुए भविष्य में किसान फंड के गठन का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सरकार गन्ना मूल्य का भुगतान स्वयं करेगी और इसके लिए किसान फंड का गठन किया जाएगा। मेरठ में बुनकरों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दूध के कारोबार को बढ़ावा देने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हुई असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई कृषकों को क्षति की भरपाई के लिए सरकार द्वारा समस्त संबंधित विभागों जैसे राजस्व, दैवीय आपदा, कृषि एवं समस्त जिलाधिकारियों तथा मंडलायुक्तों को क्षति के आकलन तथा राहत कार्यों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रभावित 32 जिलों के नामित नोडल अधिकारी संबंधित जिलाधिकारियों एवं विभागों से समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर तुरंत आवश्यक रूप से उसे शासन को सौंपने के लिए कहा गया है। कृषि विभाग ने जायद अभियान 2015 के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर से एक रणनीति जारी की है, जिसके अंतर्गत जायद में अधिक से अधिक क्षेत्राच्छादन कर इस असामयिक वर्षा से प्रभावित क्षति की भरपाई हो सकती है। जहां पर क्षति का प्रतिशत 50 या उससे अधिक है, वहां पर कृषकों एवं बीमा कंपनियों के साथ बैठक कराकर प्राथमिकता के आधार पर जायद में पारदर्शी तरीके से बीज वितरण कराए जाएंगे। जायद में विशेषकर उर्द, हरा चारा, ग्रीष्मकालीन मूंगफली, सब्जियों जैसे भिंडी, तरोई तथा समस्त कद्दू वर्गीय सब्जी, मक्का आदि के उगाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जायद में जो क्षेत्र बुआई से वंचित रह जाते हैं, उनमें हरी खाद के रूप में सनई और ढैंचा उगाने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कामधेनु योजना की 92 क्रियाशील डेयरी इकाइयों से प्रतिदिन 62,000 लीटर अतिरिक्त दूध का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। पशुधन, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 425 कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना के सापेक्ष अब तक 394 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है, जिसमें से 168 लाभार्थी पशुपालकों को बैंक से ऋण स्वीकृत हो गया है। पशुधन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 92 क्रियाशील कामधेनु डेयरी इकाइयों के लिए अच्छी नस्ल के 5,187 दुधारू पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया गया है, जिसमें से 3,290 गाय एवं 1,897 भैंसें शामिल हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कामधेनु डेयरी इकाइयों को स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण योजना संचालित की है, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक डेयरी इकाइयां स्थापित की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष 2 अप्रैल से 15 जून तक ही गेहूं की खरीद करेगी। पहले गेहूं की खरीद 30 जून तक की जाती थी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 40 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 30 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में गेहूं खरीद प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि छनाई और ढुलाई के नाम पर यदि किसानों को परेशान किया गया अथवा अवैध वसूली की शिकायत मिली तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि छनाई और ढुलाई का व्यवहार राज्य मंडी परिषद की जिम्मेदारी होगी। किसानों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 की व्यवस्था की गई है, जिसे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे चालू रखने का निर्देश दिया है। अनियमितता एवं कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने पर राज्य सरकार ने माताटीला झांसी के उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण,
भूमि संरक्षण अधिकारी ललितपुर तथा तत्कालीन अवर अभियंता और तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी को निलंबित कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन अभियंताओं पर चेक डैमों के निर्माण में अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है। इन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। वर्षा के दृष्टिगत कीट व रोग दिखाई देने पर ही कीटनाशी अथवा रोगनाशी का प्रयोग आसमान साफ होने पर करें। रबी में वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जायद फसलों की बुआई प्राथमिकता पर करें। जिन कृषकों ने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपनी फसलों का पोषण किया है और बीमा का प्रीमियम अदा किया है, ऐसे बीमित किसानों को दैवीय आपदा से फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति नियमानुसार प्रदान की जाएगी। गेहूं में वर्षा के दृष्टिगत टॉप ड्रेसिंग ना करें। गेहूं में अनावृत कंडुआ से रोगग्रस्त बाली दिखाई देने पर उसे पॉलिथीन में डालकर काट लें तथा जमीन में गाड़ दें। गेहूं की बोई गई प्रजाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए अवांछित पौधे निकाल दें। गरुई रोग के नियंत्रण हेतु प्रोपिकोनाजॉल 25% ईसी की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर लगभग 750 लीटर पानी में घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। यदि राई सरसों परिपक्व हो गई हो तो संभावित वर्षा के दृष्टिगत कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रख लें, अन्यथा वर्षा से नुकसान होगा। अरहर में फली भेदकों से 5% प्रकोपित फली पाए जाने पर बीटी 5%, डब्ल्यूपी 1.5 किलोग्राम, इंडाक्स कार्ब 14.5 SC 400 मिलीलीटर, क्यूनालफास 25 EC 1.50 लीटर या फेनवेलरेट 20 EC 750 मिलीलीटर 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। गेहूं की बात करें तो मेरठ की मंडी में गेहूं का भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,570 रुपए, फैजाबाद में 1,515 रुपए और मथुरा में गेहूं का भाव 1,570 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह से चावल के भावों को देखें तो मेरठ की मंडी में चावल का भाव 2,825 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,990 रुपए, फैजाबाद में 2,080 रुपए और मथुरा की मंडी में चावल का भाव 1,980 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने के भावों पर नजर डालें तो मेरठ की मंडी में चने का भाव 3,590 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 3,650 रुपए, फैजाबाद में 3,670 रुपए और मथुरा में चने का भाव 3,620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू के भावों पर नजर डालें तो मेरठ की मंडी में आलू का भाव 510 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 590 रुपए, फैजाबाद में 570 रुपए और मथुरा की मंडी में आलू का भाव 520 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह से प्याज का भाव मेरठ की मंडी में 1,150 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,790 रुपए, फैजाबाद में 1,570 रुपए और मथुरा की मंडी में प्याज का भाव 1,740 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैगन के भावों पर नजर डालें तो मेरठ की मंडी में बैगन का भाव 480 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,230 रुपए, फैजाबाद में 1,260 रुपए और मथुरा में 1,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरी मिर्च का भाव मेरठ की मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2,600 रुपए, फैजाबाद में 2,020 रुपए और मथुरा में 2,550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह टमाटर का भाव मेरठ की मंडी में 850 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,620 रुपए, फैजाबाद में 1,015 रुपए और मथुरा में 1,550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों के भाव में पपीते की बात करें तो मेरठ में पपीते का भाव 750 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,660 रुपए, फैजाबाद में 1,860 रुपए और मथुरा में 1,620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब का भाव मेरठ में 5,200 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6,300 रुपए, फैजाबाद में 6,050 रुपए और मथुरा में 6,260 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। केले का भाव मेरठ की मंडी में 810 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2,080 रुपए, फैजाबाद में 2,210 रुपए और मथुरा की मंडी में 1,610 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि समय पर खाद, समय पर पानी, रोग कीट पे रहे निगरानी और पैदावार बढ़ेगी निश्चित, बात हमारी जिसने मानी। बहनों भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हमारे जो किसान भाई खेती किसानी कर रहे हैं और अच्छी पैदावार चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक ढंग से ही खेती करनी चाहिए। और जो किसान भाई हमारे खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ उद्योग धंधे कर रहे हैं तो उनको भी वैज्ञानिक ढंग से ही करना चाहिए, तभी उन्हें उचित लाभ मिल सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं डेयरी उद्योग और उससे लाभ। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह त्यागी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये डेयरी उद्योग हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह से लाभकारी सिद्ध हो सकता है? हाँ, देखिए मिश्रा जी, डेयरी उद्योग से जो है कई लाभ हैं। हमारे किसान भाई जो हैं इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना, फिर दूसरे जो है जो भूमिहीन और सीमांत किसान हैं उनकी जो है आमदनी बढ़ाना। चूंकि 2 बीघे जमीन है अगर किसी के पास में तो वो फसल पैदा करके अपना गुजारा नहीं चल सकता, और यदि वो 2-4 गाय पाल लेता संकर नस्ल की फ्रीजियन तो वो 20 बीघे खेती वाले से कहीं अच्छा होगा, क्योंकि इसमें रोज पैसा मिलता और खाद भी मिलती है रोजाना। तो डॉक्टर साहब, इससे हमारे किसान भाई आर्थिक संपन्नता की ओर हाँ जी, तो आर्थिक संपन्नता, आर्थिक सुरक्षा के भाई कभी भी आप पे जो है कोई परेशानी आए, आप जो है तुरंत बच्चे बेच दो जी, तो आपका जो है काम चलेगा। और ये जो डेयरी उद्योग है ये 2 तरह से होता मिश्रा जी, कि एक तो दुग्ध उत्पादन जो किसान भाई करते हैं हमारे,
और दूसरा दूध से तरह तरह की चीजें बनाना। अच्छा, ये दुग्ध भी, उत्पाद जो हाँ हमारे जी, यहाँ। दुग्ध उत्पाद जिन्हें हम कहते हैं, ये भी हमारे डेयरी उद्योग में ही आता। इसमें चाहे हम दूध में इसमें क्या करते हैं, हम पहले पास्चुराइजेशन या पास्चुरकृत करते हैं उसको, और उसके बाद में चाहे दही बनावें, चाहे खोआ बनावें, चाहे दूध एज सच पैकेट्स में हम तरह तरह के दूध बनाते हैं फैट के बेसिस पे, कि भाई 6% फैट का, 3% फैट का, 1.5% फैट का। ये आपने देखे होंगे मार्केट में तरह तरह के जो है दूध हम जो है कर सकते हैं। पनीर बना सकते हैं कि हम एसिडिक साइट्रिक एसिड डाला, उसमें जो है 90 डिग्री गर्म करके फिर 70 डिग्री पे लाते हैं, तो अपना पनीर बन गया। और फिर खोआ जब हम बना लेते हैं, खोआ कुछ नहीं कि भाई दूध को गाढ़ा करना, और इससे जो है तरह तरह की मिठाइयां बनाते हैं हलवाई। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसमें जो है तरह तरह के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मतलब डॉक्टर साहब, अगर हम डेयरी व्यवसाय करना चाहते तो हमें पहले ये देखना होगा कि हम दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं या दुग्ध उत्पाद के रूप में हम करना चाहते हैं। अब चूंकि ये कृषि दर्शन प्रोग्राम है और हमारे किसान भाई जो हैं उनका जो उद्देश्य है वो दूध उत्पादन ही होता, तो इस वजह से हम जो है दुग्ध उत्पादन पे ही जो है ज्यादा बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, दुग्ध उत्पादन हमारे जो किसान भाई करना चाहते हैं, हाँ, तो प्रारंभ में उन्हें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, उन्हें जो बिंदु ध्यान रखना है कि सबसे पहले उन्हें जो है गाय की जो है नस्ल, गाय या भैंस में से एक चुनना है, और इसमें से भी हम कहते हैं कि भाई संकर नस्ल की गाय चुने अगर हमें जो है डेयरी उद्योग जो है गांवों में करना है। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, क्योंकि ये गाय जो है, आप समझो मिश्रा जी, ये दूध देने की मशीन है। एक बार ये बच्चा दें तो ये जो है जिंदगी भर दूध देती रहेंगी। 2 महीने इनका दूध हमें जबरदस्ती बंद करना पड़ता कि भाई जिससे जो है ये अगले ब्यात में अच्छा दूध दें, इनका जो है शरीर मेंटेन हो जाए। अदरवाइज ये तो दूध देती रहेंगी, वर्ष भर दूध देती रहेंगी। तो इनमें सूखा काल बहुत कम है, दूध बहुत ज्यादा देती हैं। ये 4 से 5 हजार लीटर एक ब्यात में दूध देती हैं कम से कम। तो हमारा जो है उद्देश्य ये है कि ज्यादा दूध उत्पादन हो, और ये ऐसी गाय हैं कि रोज जो पैसे को दूना करती हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री दुनिया में नहीं है कि जो आपके पैसे को रोज दूना करती हो। जितना आपकी लागत आएगी एक गाय पर रोजाना, उससे दूना जो है दूध का पैसा आपको जो है रोज मिलेगा जी। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरे, इनकी जो है बच्चा देने की उम्र बहुत कम है। एक भैंस जो है वो 40-44 महीने में पहला बच्चा देती है, जबकि ये हमारी गाय जो है ये 22 से 24 महीने में पहला बच्चा दे देती हैं। दूध उत्पादन बहुत ज्यादा है। और तीसरे जो है, गाय के दूध का फैट जो है उसकी कीमत भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें विटामिन ए या कैरोटीन रहता, जिससे पीलापन आप देखते हो। तो ये आंखों के लिए जो है बड़ा लाभदायक होता है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले हम नस्ल का ध्यान रखते हैं। हाँ जी। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है, दूध ज्यादा चाहिए, हाँ, तो उनके आहार पर भी ध्यान रखना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आहार किस तरह से हम देखिए मिश्रा जी, जो पशुपालन है हमारा, कोई भी पशुपालन है, इसमें हमारा 80% खर्च जो है वो पशुओं के आहार पर ही होता, क्योंकि पशुओं का और कोई खर्चा नहीं है। तो पशु आहार में इनके में विशेष तौर से ध्यान देना है कि भाई कोई किसान ये चाहे कि मैं भूसा और दाना दे के इनसे दूध प्राप्त कर लूंगा, अच्छा, वो संभव नहीं है। इनको पूरे वर्ष जो है कम से कम 25 से 30 किलो रोजाना हरे चारे का इंतजाम करना है। दूसरे, हमें ये देखना है कि जो हमारे भैंस है या देसी पशु हैं, इनको हम 2 बार चारा और दाना डालते हैं, सुबह और शाम। इसी राशन को अगर हम इन गायों में 4 बार में देना शुरू कर दें 6-6 घंटे के अंतराल पर, तो देखो हमारी कीमत कुछ नहीं बढ़ी, उसमें राशन वही है। 4 बार देने से इसी से ही हमारा जो है 15% जो है दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, इसी बात से जो है जी। और तीसरे जो है, इनमें जो है हमें संतुलित आहार, और विशेष तौर से चूंकि ज्यादा दूध देती हैं,
तो ज्यादा जो है खनिज जो है वो दूध में रहते हैं सभी, तो इनको जो है ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इनके लिए जो है 80 से 100 ग्राम प्रतिदिन हमें जो है खनिज मिश्रण अवश्य देना है। इससे इनका दुग्ध उत्पादन भी बना रहेगा, बीमारियां भी कम से कम होंगी, और तीसरे प्रजनन जो है वो हमेशा ठीक बना रहेगा। ये जो है आपका हर महीने बच्चा देती रहेंगी। यदि जो है खनिज की कमी पड़ गई, किसी भी सूक्ष्म तत्व की कमी पड़ गई, तो सबसे ज्यादा समस्या जो है वो बीमारियों से लड़ने में और प्रजनन में आती है। प्रजनन में। डॉक्टर साहब, डेयरी व्यवसाय हमारे जो किसान भाई करना चाहते हैं, दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पशुओं का प्रबंध किस तरह से करना चाहिए? हाँ, देखिए, किसान भाइयों को फिर ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो हमारे पशु हैं उनको जो है ज्यादा से ज्यादा, जो बड़े जानवर हैं उनमें 2-3% से ज्यादा मृत्यु दर नहीं होनी चाहिए, जबकि जो बच्चे हैं वो 10 से 15 अधिकतम जो है 10 से 15% से ज्यादा। 10 से 15% पशुओं को हम हर साल हटाते रहते हैं कि भाई जिनका उत्पादन अच्छा नहीं है या जो है हमेशा बीमार से रहते हैं। हाँ, तो उनको अलग अलग करते रहते हैं। 4-5 दिन के जब बच्चा हो तो उसका जो है सींग रोधन कर देते हैं कि जिससे सींग उसके ना हो, क्योंकि ये सींग जो है बड़े होकर एक डेयरी के जो है पशुओं में झगड़े का ही या चोट लगने का ही खतरा बने रहते हैं। इससे जो है जो आदमी काम करते हैं हमारे डेयरी में उनको भी ये पशु चोट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो छोटे बच्चे हैं इनमें 2 बीमारियां खास तौर से होती हैं, वो आपका निमोनिया और सफेद दस्त। इनका ध्यान रखना है। जो हमारे बड़े पशु हैं इनमें जो है संक्रामक रोग जैसे खुरपका मुंहपका है, गलघोटू है या लंगड़िया बुखार है, इनका टीकाकरण कराना है। जो परजीवी हैं, बाह्य परजीवी हों या आंतरिक परजीवी, इनसे हमें अपने पशुओं की रक्षा करनी है। और एक अंत में जो है, लेकिन ये कम बात नहीं है कि हम जो है समय समय पे टीबी है या ब्रूसेला बीमारी है, इनकी जांच जो है अपने हर्ड में, या थनैला रोग है, आजकल इस थनैला की वजह से हमारी जो डेयरी उद्योग है इसको 20,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हो रहा जी, थनैला रोग से, अकेले से। तो इसकी रोकथाम भी करनी जो है अत्यंत आवश्यक है। तो इन 3-4 तरह की चीजों पर यदि हम ध्यान देंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे पशु जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूध ना दें। जी, अगर पशुओं को रोग मुक्त रखना चाहते हैं तो टीकाकरण जरूरी कराना। और अगर हमारे पशु बीमार हो जाता है तो हम उसे तुरंत निकटवर्ती चिकित्सालय पे बिल्कुल ले जाने हैं। जी, डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डेयरी व्यवसाय हम किस तरह से करें और कैसे इससे हम लाभ अर्जित कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।